हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं 12th क्लास के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो रेड कलर का बेल आइकॉन बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें, जिससे कि आपको लगातार इस चैनल से संबंधित वीडियो मिलता रहे। तो पॉलिनेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट चाहिए, और वो एजेंट जो है वो पॉलिनेशन कराते हैं। तो देखें कि एजेंट क्या कुछ हो सकते हैं पॉलिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए। तो एजेंट क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा एजेंट है जो कि पॉलिनेशन को कंप्लीट कराते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटामोफिली कहा जाता है। अगर बर्ड से पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। एनिमल से पॉलिनेशन होता है तो उसे जूफिली कहते हैं। एयर से पॉलिनेशन होता है एनिमोफिली कहते हैं। वाटर से पॉलिनेशन होता है हाइड्रोफिली कहलाता है। इस तरह से पॉलिनेशन अलग अलग प्रकार से होता है। एजेंट जरूरी है। एजेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए ही एजेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीट में, है ना, इंसेक्ट के द्वारा एंटामोफिली पॉलिनेशन को पढ़ते हैं। एंटामोफिली पॉलिनेशन में क्या देखते हैं कि इस तरह के फूल जो होते हैं वो नेक्टर से भरे होते हैं। नेक्टर फूल के अंदर जो जूस होता है उसे कहते हैं, इसलिए क्योंकि कीट जो है इसके रस को पीने के लिए यहाँ पर पहुंचे। दूसरा, ये देखने में काफी आकर्षित रंगों को रखते हैं, जिससे कि कीट आकर्षित होकर के यहाँ पहुंचे, है ना। यह इस तरह का फूल जो होता है बड़ा होता है, कलर्ड होता है, रंगीन होता है ना, नेक्टर से भरा हुआ होता है। अगर ढेर सारे पुष्प भी है तो एक साथ जुड़ करके एक बड़ी सी रचना बनाते हैं, जैसे सनफ्लावर। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन के लिए ये सब अच्छा है। अब देखें कि इस तरह के पौधे में पॉलन ग्रेन की खासियत क्या होगी। तो इस तरह के पॉलन ग्रेन जो होंगे वो स्टिकी होंगे, स्पाइनी स्ट्रक्चर के होंगे, है ना, आसानी से चिपक जाएंगे किसके? इंसेक्ट के पैरों में। और इंसेक्ट जो है रस चूसने के क्रम में एक फूल से दूसरे फूल पर जब पहुंचेगा तो पॉलिनेशन हर जगह जो है वो संपन्न होता चला जाएगा। 80% फ्लावरिंग प्लांट में जो है इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। कुछ प्लांट को देखिए, है ना, सुगंधित फूल प्लांट वाले को, रात रानी है, हरसिंगार है, जूही है। इसी तरह से बोगनवेलिया लाल पत्ती वाला है, फूल जो है वो छोटा होता है, अन्य भाग जो होता है रंगीन होता है। केला, अरबी, इफोर्बिया है, ये सब जो है ना रंग रखते हैं ना सुगंध रखते हैं, सिर्फ इनके अंदर मकरंद होता है, नेक्टर होता है, और इसी रस के लिए प्लांट के पास जो है इंसेक्ट पहुंचते हैं। एक जो देखिए युक्का प्लांट है, रात में ये खिलता है ना। इसमें जो कीड़ा है, माउथ कीड़ा, है ना, मादा फीमेल इसके फूल के अंदर घुस जाती है ना, रस चूसती है और इधर से उधर घूमती है, जिससे कि पॉलिनेशन भी हो जाता है और अंडा दे देती है। यहाँ इसके एग से लार्वा जो है बनता है इसी फूल के अंदर, और जब फूल खुलता है तो ये कीट बाहर निकल आते हैं। इस तरह से इनमें ऐसा होता है। एक देखे कि एमॉर्फोफाइलस है। एमॉर्फोफाइलस यह पुष्प जो होता है 6 फीट लंबा होता है। इस फूल के अंदर भी कीड़ा जो है वो अंडा देती है और परागण में मदद करती है। कुछ बड़े पौधे जैसे बरगद है, पीपल है ना, अंजीर है, इसका पुष्प जो है नाशपाती के आकार का होता है और फूल बंद रहता है, खुलता नहीं है, और एक छिद्र के द्वारा ही कीट इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अंडे देते हैं, परागण भी हो जाता है और साथ में कीट को पोषण भी मिलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कीट के द्वारा पॉलिनेशन, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। अब पक्षी के द्वारा परागण की प्रक्रिया को देखेंगे, जिसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षी में से परागण जिन पुष्पों में होगा वह पुष्प बड़े आकार के होंगे, रंगीन होंगे, है ना, गंध नहीं होगा। लाल, पीले, नारंगी रंग जो है ज्यादा फूल पाए जाते हैं, क्योंकि यही पक्षियों को आकर्षित करते हैं। इसमें वाटरी नेक्टर होगा। और क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस है, झुमका है, पैसिफलोरा कहते हैं झुमका को, है ना। और खाने योग्य भाग भी ये फूल रखता है, जिससे कि पौधे पक्षी पहुंचते हैं यहाँ। एक है चायरोप्टेरोफिली। चायरोप्टेरोफिली में चमगादड़ जो है, रात्रि चर जो है वो पॉलिनेशन को संपन्न कराते हैं, जैसे कदम्ब और सेंबल में इनके द्वारा पॉलिनेशन संपन्न होता है। मैलाकोफिली है, घोंघा, गिलहरी, सांप के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो है
सांप जो है एरिसीमा पौधे में पॉलिनेशन कराता है। घोंघा ये जो है एरेसी फैमिली में पॉलिनेशन संपन्न कराने का काम करता है। और गिलहरी जो है एरिथियाना इंडिका नामक पौधे में परागन कराने का काम करती है। इस तरह से देखें, आगे है एनिमोफिली, वायु के द्वारा परागन। तो वायु के द्वारा जो परागन होगा, इसमें पुष्प जो होते हैं वो साधारण होते हैं। फूल के द्वारा परागन होना है, नेक्टर का कोई जरूरत है नहीं, मकरंद ग्रंथि जो है नहीं रहेगी, सुगंध नहीं रहेगा, फूल छोटे होते हैं, पराग की बर्बादी ज्यादा होने वाली है क्योंकि सारे परागकण जो है दूसरे पुष्प तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस वजह से परागकण का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका वर्तिकाग्र जो होता है, स्टिग्मा जो होता है वो हेयरी होता है, फीदरी होता है, ब्रांच्ड होता है ना। और क्या है, परागकण जो होते हैं काफी हल्के होते हैं, कम चिपचिपे होते हैं, पंखदार होते हैं, फीदरी होंगे, डस्टी होंगे, आसानी से उड़ के दूसरे पौधे तक ये पहुंच सकते हैं। जैसे मक्का हो गया, चावल, गेहूं, बांस, गन्ना, ताड़, है ना, इस सब में जो है परागकण ज्यादा मात्रा में बनता है और हवा के द्वारा परागित होते हैं। एक इतना ही जानिए कि मक्का को आप देख रहे हैं, इसके एक पौधे में है ना 1,85,00,000 के लगभग परागकण बनते हैं। अब जल के द्वारा परागन, जल वैसे पौधे, जैसे जल में दो तरह के पौधे होते हैं, एक जल के अंदर पाए जाते हैं और एक जल के ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कमल है। तो कमल में जो है वो ऊपर तैरता रहता है, तो कीट के द्वारा परागन होगा, फूल आकर्षक होते हैं, हम देखे ही है, मकरंद भी इसमें रहेगा। जबकि जलीय पौधे पानी के अंदर रहने वाले, हाइड्रिला है, वैलिसनेरिया है, ये पानी में डूबे रहेंगे, वाटर करंट के द्वारा इनमें पॉलिनेशन होगा। देखिए पर परागन से फायदा क्या है ना, पर परागन जो है वो काफी जरूरी है पौधे के लिए। पर परागन से दो विभिन्न पौधे के लक्षण आपस में मेल करेंगे, एक अच्छे लक्षण वाला पौधा का निर्माण होगा। इस तरह के पौधे की उत्पादक क्षमता अधिक होगी, ये ज्यादा स्वस्थ होंगे, नई किस्मों का निर्माण होगा, है ना, ये सब इससे फायदा है। घाटा क्या है, तो पर परागन में अनिश्चितता बनी रहती है कि पोलन ग्रेन पहुंचेगा या ना पहुंचेगा। परागकण अधिक बनते हैं, ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है पौधे को, परागकण की बर्बादी होती है और प्योर ब्रीडिंग वाले प्लांट का विलोपन होता है। मतलब पौधे अपने गुणों को, प्राकृतिक गुणों को, है ना, वंशागत गुणों को खो देते हैं। अब देखिए कि जैसे ही परागकण पहुंचेगा, कहाँ परागकण पहुंचता है हमारे पिस्टिल के पास। पिस्टिल यानी कि हमारे स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही परागकण पहुंचेगा, तो परागकण पहुंचने के बाद क्या होता है कि इस तरह से इसके ऊपर गिर गया, है ना। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, मतलब अगर मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का ही पोलन ग्रेन अगर उसके ऊपर गिरता है, तो दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग्स होता है, दोनों के बीच में रासायनिक संवाद होगा। रासायनिक संवाद के फल स्वरूप हम जानते हैं कि एक परागकण के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक वेजिटेटिव और दूसरा जेनरेटिव। तो जब संवाद संपन्न हो जाएगा, लगेगा कि हमारी जाति का पौधा है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, एक ट्यूब का निर्माण शुरू कर देगा, है ना। वो इसके लिए ट्यूब निर्माण के लिए ऊर्जा को प्रदान करेगा और इस तरह से ट्यूब जो है वो बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। अब इसमें दो न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दो में बट जाएगा और दोनों न्यूक्लियस जो है नीचे उतरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम होता है। इसको देखिए स्टेप में बांट दिया गया। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन क्या हुआ, स्टिग्मा पर पहुंचा। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वो चिपक गया वहां पर। पोलन ग्रेन में वाटर की मात्रा को जोड़ा गया जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बना, ये इंटर कर गया स्टिग्मा में, है ना। स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये पहुंचता है कहाँ तक, तो ओव्यूल्स तक। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है, ये ओव्यूल से यहाँ तक पोलन ग्रेन्स जो है वो पहुंचता है। उसके बाद है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमको इतना ही जानना है कि राइट टाइप के पोलन ग्रेन को हमारा स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जर्म ट्यूब के द्वारा दो मेल न्यूक्लियस जो है वो अंदर पहुंचेंगे, कहाँ तक, हमारे फीमेल ओव्यूल्स तक। आर्टिफिशियल ये ठीक है, इतना काम होगा। अब इससे पहले देखें कि एक तो हम लोग नॉर्मली पौधे में देखते हैं कि परागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा हम लोग भी परागन की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। परागन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को करते हैं उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कुछ हमें करना है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो प्रोसेस, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। ये देखें,
इमैस्कुलेशन के तहत हम लोग क्या करते हैं कि इस मेल पार्ट को फोर्सेप्स की सहायता से काट करके हटा लिया जाता है। मेल पार्ट को फोर्सेप्स की सहायता से काट करके रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। और फीमेल पार्ट को मैच्योर्ड होने से पहले बटर पेपर से कवर्ड कर देना ही क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है। तो इमैस्कुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पोलन ग्रेन यहाँ न पहुंचे। सेम तरह के पोलन ग्रेन को यहाँ पहुंचने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इमैस्कुलेशन करते, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, है ना, मेल पार्ट को काट करके हटा देते हैं। बैगिंग इसलिए किए, इसको इसलिए कवर्ड कर दिए कि कोई दूसरे पौधे का जो हम नहीं चाहते हैं उस तरह का के पौधे का पोलन ग्रेन यहाँ नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम लोग मैच्योर्ड होने से पहले ही इसको कवर्ड कर देते हैं बटर पेपर से, ठीक है। और जब हम चाहते हैं जिस तरह के पोलन ग्रेन को, उस तरह के पोलन को कलेक्ट करके ला करके बटर पेपर को हटा करके इसमें डाल देंगे पोलन ग्रेन और फिर से वापस इसको कवर कर देंगे और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है जिससे हम लोग हाइब्रिड प्लांट को बना पाते हैं, ठीक है। अब आगे चले, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब हो जाएगा तो आगे की प्रक्रिया में क्या होने वाला है। तो आगे की प्रक्रिया में हम लोगों को पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन, इस सबको हम लोगों को देखना है। तो इससे पहले आप याद रख करें, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पीछे हम लोगों ने पढ़ा था मैच्योर गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था। मैच्योर गैमेटोफाइट देखने में कैसा लगता है, उसके अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं, इसको देखे थे हम लोगों ने, है ना। तो देखे थे कि ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट है, ओव्यूल्स, डेवलप ओव्यूल्स है। इसमें यहाँ चाइलेजल एंड था, है ना, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड था, ये सिनर्जिड सेल हो गया, ये एग सेल हो गया, है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया। तो अब पोलन ट्यूब जो है यहाँ से ऐसे करके इसमें इंटर करेगा, ठीक है, इसमें इंटर करेगा। इसको इंटर करने के लिए क्या होगा, जब इंटर करेगा दो न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस को गाइड करने का काम करेगा हमारा यहाँ पर जो फिलिफोर ऑपरेटस अभी देखे, फिलिफोर ऑपरेटस इसको गाइड करके डिजायर्ड प्लेस तक पहुंचाएगा। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये एग सेल हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, है ना। तो इसमें क्या होना है कि सबसे पहले एक न्यूक्लियस जो है वो पहुंचेगा कहाँ, एग सेल के पास। तो एग सेल जो है पहले से क्या है, एन है, हैप्लॉइड नेचर का है, इसके पास एक और मेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहुंचा, तो ये क्या हो गया, एन प्लस एन इक्वल टू 2n हो गया, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन किया, यानी कि यह जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। जायगोट का आगे डेवलपमेंट होगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे चल करके सीड बनाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मेल न्यूक्लियस इंटर कहां से कर रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर रहा है। तो यह जो है बनाएगा क्या, तो यह जायगोट बनाएगा और यही आगे चल करके सीड या एम्ब्रियो बनने वाला। अब यहाँ पर पहले से ही दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना, n प्लस n पहले से है, उसमें एक और n आकर के मेल न्यूक्लियस आकर के जुड़ गया, तो क्या हो गया, 3n हो गया। तो यह ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो जायगोट तो बना नहीं सकते हैं, तो ये एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसे क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन कितनी बार कंप्लीट हुआ है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है। एक बार तो जायगोट के साथ, एक बार तो एक सेल के साथ मिला और दूसरे बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसलिए फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, डबल फ्यूजन कहा जाएगा। और पोलर न्यूक्लियाई के जगह पर हम लोग देख रहे थे 3 न्यूक्लियस आपस में हैप्लॉइड न्यूक्लियस फीज कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा, ठीक है। जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या होगा कि यह एक नया न्यूक्लियस बनेगा, इसको कहा जाएगा PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा, ट्रिप्लॉइड है ये, PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाएगा। और इसके आसपास के पूरे हिस्से को क्या कहा जाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, भ्रूणपोष कोशिका कहा जाएगा, है ना, PEC कहा जाएगा इसको पूरा को, ठीक है।
उसके बाद ये वाला हिस्सा जाइगोट है। बाकी देख रहे हैं कि सिनर्जिड जो सहायक कोशिकाएं थी वो खत्म हो गई है ना। एंटीपोडल सेल भी नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, नष्ट कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा अब जो है ये आगे चल करके प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये पूरा हिस्सा एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये जो है जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो और फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया इतना सारा बात। आगे देखें, जब इंडोस्पर्म है वो क्या है, इंडोस्पर्म जो हो रहा है उसका फंक्शन क्या है, ये क्यों बना, तो भ्रूण जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होगा सीड तक पहुंचने के लिए उसको काफी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो ये सारा न्यूट्रिशन जो है इंडोस्पर्म प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का है ना। इसका केंद्रक जो है ढेर बार विभाजित करता है, कई बार विभाजित, केंद्रक लगातार विभाजित होता है। एक केंद्रक देखे थे उधर, और वो लगातार विभाजित होता जाएगा तो फ्री न्यूक्लियर का फॉर्मेशन कर देता है ना। ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं, ये फ्री न्यूक्लियर के चारों तरफ वाल बन जाते हैं, और कभी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, है ना। इंडोस्पर्म कैसा इसका होगा, लिक्विड होगा, जैसे नारियल है आपका, है ना। और अगर सेल वाल बन गया तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें केंद्रक भित्ति नहीं बनी, है ना, और फिर सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें केंद्रक भित्ति बनती है, लिक्विड फॉर्म में इसका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ सीड को एल्बुमिनस सीड कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें परिपक्व बीज में भ्रूणपोष बचा रह जाता है, माने एम्ब्रियो पूरी तरह से उसको कंज्यूम नहीं कर पाता, तो उस तरह के सीड को एल्बुमिनस सीड या भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। जैसे कास्टर हो गया, कोकोनट हो गया, गेहूं है, मक्का है। ठीक है, इसके अलावा नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड, तो वैसे अभ्रूणपोषी भी कह सकते हैं। अभ्रूणपोषी में क्या होगा, वैसे बीज जिसके एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो के द्वारा पूर्णतः प्रयोग कर लिया जाएगा, माने एंडोस्पर्म सीड में नहीं बचेगा। जैसे मटर है, मूंगफली है, सेम है, चना है, ये सब में जो है वो नॉन एंडोस्पर्म एल्बुमिनस सीड पाया जाता है। अब एक है पार्थेनोकार्पी। मान ले फीमेल का कोई भी पार्ट जो है, खास करके फीमेल पार्ट जो है वो डेवलप हो जाए फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो इस तरह को प्रोसेस को अनिषेक फलन कहा जाता है, और इस तरह के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। इसमें मादा भाग ही विकसित होकर के फल बना। जैसे केला को देखिए, फीमेल पार्ट डेवलप हुआ, अनानास है, संतरा है, अंगूर है, ये सब में जो है अनिषेक फल होता है। अगर हमको हॉर्टिकल्चर करना है, माने उद्यान में पौधे को लगाना है और चाहते हैं कि ऐसे पौधे का विकास हो जिसमें बीज रहित, तो जैसे गुआभा बहुत बीज होता है, इसमें हम चाहते हैं कि कम बीज वाले गुआभा का विकास किया जाए, तो हम लोग कुछ हार्मोन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये सब हार्मोन का प्रयोग अगर हम लोग पौधे के ऊपर करते हैं तो बिना बीज वाले पौधे का विकास होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो के विकास के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में एम्ब्रियो के विकास के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एम्ब्रियो बनता है, एक बीजपत्री पौधे का मोनोकोटिलिडन का एम्ब्रियो कैसा होता है, द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन का एम्ब्रियो कैसा होता है ना। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि सीड कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सीड कैसे होते हैं, ये सब मतलब लास्ट टॉपिक जो होगा वो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होगा। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।